अस्सलाम वालेकुम। अब हम थोड़ा सा रिलेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, फोकस ऑन द टीचर। फोकस ऑन द टीचर में मैंड्राल ने लास्ट ईयर उनको बहुत सारे इश्यूज़ पेश आए, वो अफेक्टिवली बच्चों को मैनेज नहीं कर सके, तो उन्होंने अपने साथ एक गाइड के तौर पे एक टीचर को रखा, जो उन्होंने अपना मेंटर का नाम दिया उन्हें, कि मतलब मेंटर वो लोग होते हैं जो आपको चीज़ें सिखाएं। तो उन्होंने एक ऐसी टीचर चुनी जिनके साथ उनकी अच्छी रैपो थी, अच्छी दोस्ती थी काइंड ऑफ। तो उन्होंने उनके साथ मिलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली, ऐसी चीज़ें वो करी जिनके साथ उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही थी। उन्हें ये इश्यूज़ आ रहे थे कि कहाँ पे उनके अंदर जो है इश्यूज़ आ रहे हैं, उनकी क्लासरूम में कौन सी चीज़ें जो हैं उन्होंने रूल्स अच्छे से स्टेट नहीं किए। लास्ट टाइम मैंड्राल हैड इस क्लासरूम रूल्स अलॉन्ग विद द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। उन्होंने उन रूल्स को भी मेंशन किया था बच्चों के सामने और कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए थे, बट स्टिल वो इनको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे थे अच्छे तरीके से। अब उनके रूल्स में क्या प्रॉब्लम थी? हर रूल के अंदर 4 पॉइंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वो क्लियरली स्टेटेड हो, रीज़नेबल हो, इन्फोर्सेबल हो, जनरल हो। सही है। जनरल का मतलब है कि सारे कुछ बिहेवियर्स स्पेसिफिकली अलग अलग मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, एक साथ बोल दिया जाए तो वो भी काफ़ी होता है। अब हम इनके रूल्स की लिस्ट उन्होंने और उनके मेंटोर ने साथ बैठ के पढ़ी और देखा कि हम निकालते हैं कि इनमें इनका कौन सा रूल किस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। रिस्पेक्ट ईच अदर क्लियरली स्टेटेड है, क्रॉस डाला है, नो नॉट क्लियरली स्टेटेड। रीज़नेबल, रीज़नेबल नहीं लगा उन्हें। इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल भी नहीं लगा। जनरल, जनरल भी नहीं लगा। स्टेटेड पॉजिटिवली, तो उस पर भी क्रॉस है। इसी तरह से बहुत सारे बिहेवियर्स थे और इन्होंने एक बात कही कि हर बिहेवियर पॉजिटिवली स्टेटेड होना चाहिए। इनके सिर्फ 2 ऐसे बिहेवियर हैं 9 एंड 10 जो पॉजिटिवली स्टेटेड हैं। बाकी सारे जनरल क्राइटेरिया भी फॉलो करते हैं सिवाय 1 और 2 के, बट वो पॉजिटिवली स्टेटेड नहीं है। इन्फोर्सेबल भी बहुत सारे नहीं है, जैसे रेज़ योर हैंड फॉर परमिशन टू टॉक। अक्सर बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाथ उठाना तो दूर की बात, वो डायरेक्ट जवाब देना शुरू कर देते हैं। सिट इन योर सीट एट ऑल टाइम्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, तो बच्चे को अपनी जगह से उठना ही पड़ेगा। तो उनके इन्फोर्सेबल रूल्स कौन कौन से थे? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 8 इन्फोर्सेबल है। अब रीज़नेबल उनके सिर्फ 2 हैं, 5 और 6, कि कुछ टीचर को लगा कि रीज़न एबल हैं, मतलब कुछ समझ में आ रहे हैं। नंबर 3 एंड 4 जो रूल है वो क्लियरली स्टेटेड है, बट वो पॉजिटिवली भी स्टेटेड नहीं है और वो रीज़नेबल नहीं है। टॉक इन एन इंडोर वॉइस। अब हर घर की आवाज़ अलग अलग होती है, कुछ बच्चे और घरों में ज़ोर से ही बोला जाता है और कुछ घरों में बहुत सॉफ्टली ही बोला जाता है। तो इंडोर वॉइस क्या हुई? वो क्लियरली स्टेटेड नहीं हुआ। तो अब हमने यहाँ पे जब ये बात देखी कि अ गुड थंब रूल इज़ दैट द रूल शुड बी रिटन एज पॉजिटिव स्टेटमेंट सो दैट द स्टूडेंट नो दैट it is the desired behavior. However, if something is an absolute such as no gum chewing, then it is simpler to just say so. मतलब कुछ चीज़ें हमें बहुत क्लियरली स्टेट करनी होती है, जैसे च्विंगम्स तो बहुत सारी जगह खाना ही अलाउड नहीं होता है, या जैसे अक्सर होता है नो स्मोकिंग, तो ये क्लियरली स्टेट करने वाले रूल्स हैं। लेकिन ये यूजुअली क्लासरूम में पॉजिटिवली स्टेटमेंट होनी चाहिए, इस तरीके की, और जनरलाइज्ड होनी चाहिए, इतनी जनरलाइज्ड कि बच्चे की समझ में आए। मतलब अलग 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 आपको 4-6 चीज़ें नहीं रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रूल बनाया, पेंसिल शार्प करके कचरा नीचे नहीं डालें। दूसरा रूल बनाया कि जो है वो कचरे को डस्टबिन में डालें। तीसरा रूल बनाया कि जो है अपनी डेस्क को मेसी नहीं रखें। तो उसके बजाय एक जनरलाइज्ड रूल क्या होगा? कीप योर क्लासरूम क्लीन, दैट्स इट। तो ये पॉजिटिव भी हो गया और जनरलाइज्ड भी हो गया। ये एक एग्जाम्पल थी। उसके बाद हमारे पास बात आ रही है क्लासरूम मैनेजमेंट रूटीन्स। मैनेजमेंट रूटीन्स का पेज जब आप लोग देखें तो पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 को अपने साथ साथ रख लें, इससे इसको समझने में रिलेटिवली ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर मैंड्राल के साथ क्या था कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो रीअकरिंग थी, जो बार बार हो रही थी और वो सक्सेसफुली उनको फॉलो कर रहे थे। जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो बहुत आराम से फॉलो कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मेंटोर को बताया कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ में अटेंडेंस, लंच काउंट्स और मॉर्निंग वर्क, ड्रिल्स
एंड वॉकिंग टू स्पेशल, जैसे पीई के लिए जा रहे हैं, आर्ट के लिए जा रहे हैं, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एक्सेट्रा वगैरह, ये वालों में उनके बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से उनके सारे रूटीन और सीक्वेंसेस सेट हैं और वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके लिए टाइम वेस्टेज है या जिनकी अभी तक उनको सही से रूटीन सेट नहीं कर पाए बच्चे? तो उन्होंने बोला 2 ऐसे काम हैं जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो फोकस हो जाएं। एक तो उन्होंने बोला दे फोकस्ड ऑन मटेरियल मैनेजमेंट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग एंड रिटर्निंग मटेरियल, मैंने यहाँ पे फोकस लिखा है, कलेक्टिंग वर्क, रिटर्निंग वर्क। अब ये जो है ना, ये सारा वो वाला काम है जो उन्होंने बोला कि कलेक्ट करना, रिटर्न करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग सप्लाइज, रिटर्निंग सप्लाइज, ये वाला जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वाला काम। और दूसरा उन्होंने बोला चेंजिंग एक्टिविटीज़। अब सबसे पहले वो किस पे काम करना चाहते हैं? वो सबसे पहले काम करना चाहते हैं, इसी चार्ट के ऊपर हमारे पास है, इसी टेबल के ऊपर, changing activities. The second routine would be introduced a couple of day later. पहला उन्होंने बोला कि मुझे चेंजिंग एक्टिविटी पे फोकस करना है और बाकी के सारे जो है मैं थोड़े दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कराऊंगा रूटीन। जब पहला ये रूटीन बच्चों को समझ आ जाएगा वो सीख जाएंगे चेंजिंग रूटीन। लूजिंग टाइम, उनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इस एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते थे। चेंजिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास जब ख़त्म हुई तो दूसरी क्लास स्टार्ट हुई, तो चेंज करना है बच्चों को, सारा सामान वापस अंदर रखना है अपना, सोशल स्टडीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल और मैथ्स का सारा निकालना है। इसी काम में बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने रीडिंग करी थी और अब बच्चों को जो है वो क्वेश्चन आंसर्स शुरू करने हैं, उन्हें वर्कबुक्स निकालनी है या पैम्फलेट्स अपनी कॉपीज़ निकालनी है और काम शुरू करना है, तो बच्चे उसमें बहुत टाइम लूज़ कर रहे हैं। तो चेंजिंग एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने मिलकर क्यू कार्ड बनाया, टीचर्स ने दोनों ने मिलके, गेट स्टूडेंट्स अटेंशन स्ट्रैटेजी। अब हम यहाँ पे इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमारे पास स्पेशल बच्चे भी हैं, तो उन्होंने बोला लाइट फ्लिकरिंग, कोई साउंड म्यूज़िक का, या इफ़ यू कैन हेयर माई वॉइस क्लैप वंस और ट्वाइस, इफ़ यू कैन हेयर मी नाउ स्टार्ट 1 2 3 करके बच्चों को स्टार्ट कराया फ़ौरन। फिर एक्टिविटीज़, चेंजिंग एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ही लगे, इससे ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल वो दे रहे हैं कि अबाउट 1 मिनट के अंदर सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लें या मैक्स 2 मिनट में। इससे पहले बच्चे 5 से 10 मिनट टीचर के ज़ाया कर रहे हैं। तो और अच्छा, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी और इंट्रोड्यूस कराई कि बच्चे एक बच्चों को सवाल करने दो और दूसरे बच्चे को उसको आंसर करने दो, हर जगह टीचर का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। गिव स्टूडेंट द सिग्नल टू चेंज एक्टिविटीज़ एंड टाइम देम। ये वही है कि टीचर्स बच्चों को जैसे ही सिग्नल करें एक्टिविटी चेंज हो गई है और फिर उसका टाइम नोटिस करें एंड टाइम देम कि कितना फ़र्क पड़ रहा है, मुझे रिपोर्ट बैक टू स्टूडेंट हाउ वेल दे डिड इन चेंजिंग एक्टिविटीज़। बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराएं कि जैसे अब क्विक वेरी गुड, वी हैव मेड अ रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग एक्टिविटीज़ टुडे, यू परफॉर्म्ड रियली वेल। तो इस तरीके से बच्चे बेहतर हो जाएंगे। अब क्लासरूम लेआउट की बात करें तो मैनरियाल बहुत ही परफेक्ट सा बंदा है, उसकी सारी चीज़ें बहुत मैनेज्ड हैं, उसके सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स, उसकी अपनी डेस्क बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस मैप पे? उसकी क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अपनी डेस्क वगैरह सब बहुत अच्छी है, बट उसे प्रॉब्लम आ रही है वन एरिया इन विच मनरियाल नीडेड फीडबैक वॉज इन मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ हिज क्लासरूम लेआउट। उसको अपना क्लासरूम लेआउट समझ में नहीं आ रहा। ही हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड फीचर्स एंड मूवेबल फर्नीचर. He has two main concerns. One, student seems to gather in the back of the room near the sink. अब sink कहाँ है? सिंक ये जगह है, ये बैक ऑफ द रूम है, डोर आउटसाइड, डोर टू द बिल्डिंग, सही है। अब ये टीचर की डेस्क है तो ये उसके लिए पीछे का हिस्सा है। अब ये सिंक वाले एरिया पे बच्चे बहुत सारे आके खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं, इसको ये बात फिक्स करनी है। दूसरा, ही हैज़ अ टेबल दैट सीट 6 स्टूडेंट ईच विद एन ओपन क्यूबी स्पेस अफिक्स्ड अंडर ईच प्लेस ऑफ द टेबल। अब 6 बच्चों वाली टेबल है, ये सारी ही टेबल्स 6 बच्चों वाली हैं अगर हम लोग सारे देखें तो। ओके, अब इन्होंने बोला कि कुछ बच्चों की, ये जो बच्चे हैं इनको टीचर को देखने के लिए अपनी चेयर पलटनी पड़ती है। अगर आप गौर से उसकी बात समझें तो दे हैव टू
टर्न दे चेयर्स अराउंड व्हेन ही डज होल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। जब वो पूरी क्लासरूम को कोई बात समझाता है तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये टीचर्स की तरफ फेस नहीं कर रहे, ये वाले भी टीचर को देख सकते हैं, बट ये वाले बच्चे ये और ये टीचर को नहीं देख सकते। तो ये अरेंजमेंट बच्चे को नहीं देख सकते। ही हैज़ करेंटली 21 स्टूडेंट। Mandryal wants to be able to see his student at all times, even if he is working with a group at a table or at his desk. अब इसने बोला कि मैं ऐसी पोजीशन चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को हमेशा देख सकूँ, सब बच्चों को ऑब्जर्व कर सकूँ कि वो क्या काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, जब मैं अपनी डेस्क पे बैठा हुआ हूँ या जब मैं दूसरों की डेस्क पे बैठा हूँ। तो अगर ये बच्चे हैं और ये बच्चे हैं और ये बच्चे हैं, मतलब 9 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका काम उसको नहीं दिखेगा, तो ये ग्रुप पोजीशनिंग सही नहीं है। और मैं अगर किसी और के साथ भी बैठेगा तो कुछ बच्चे उसको दिखेंगे और कुछ बच्चे नहीं दिखेंगे। तो वो ये कह रहे हैं व्हाट कैन Mandryal डू टू एलिमिनेट सम ऑफ द ट्रैफिक फ्लो प्रॉब्लम्स। अच्छा, रास्ते में भी यहाँ पे भी इशू है, ये भी ग्रुप टेबल है, ये क्लटरिंग है बहुत ज़्यादा इसकी क्लास में, क्लास प्रॉपरली अरेंज नहीं है, ये भी ग्रुप टेबल है, तो इसकी क्लास काफ़ी क्लटर्ड है। तो इसने बोला कि मुझे सजेशन चाहिए ऑल्टरनेट रूम अरेंजमेंट का दैट वुड एड्रेस हिज कंसर्न अबाउट स्टूडेंट फोकसिंग ऑन ईच अदर इंस्टेड ऑफ हिम व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू टीच। नोट one wild card in this room arrangement is the movable wall. If the wall is rarely moved, then it can be used like a fixed wall. If the wall is moved more than weekly, one would want easy to move item along that wall. Make your own determination how you want to deal with the wall. अच्छा, अब इन्होंने बोला कि वॉल जो है वो मूवेबल है। वाओ, अगर हम ये मूवेबल वॉल है ये विथ चॉक बोर्ड्स, अब हम इसको मूव कर सकते हैं इसकी जगह से। अब अगर हम इसको मूव करें और इसको कहीं और प्लेस करें और इसकी क्लासरूम की सेटिंग चेंज करें, लेट्स सी व्हाट कैन बी डू। हमारे पास अगर ये हमारे पास है, हम एक प्लेन पेपर लेते हैं और इस पे डिज़ाइन बनाते हैं और हम सब इस वीडियो के नीचे अपनी अपनी बनाई हुई क्लासरूम सेटिंग पिक्चर सेंड करते हैं, सो दैट वी कैन सी कि बेस्ट पिक्चर क्या हो सकती है या बेस्ट सजेशन क्या आता है हमारे पास। सो दिस विल बी काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। ये मूवेबल वॉल है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, यहाँ सिंक के पास सबका जमा हो जाना, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम एरियाज़ हैं। तो टीचर ने क्योंकि हमें कहा था कि वो इसी तरीके का कुछ देंगे, तो दिस वुड बी अ रियली गुड आइडिया कि हम सब कुछ ना कुछ अपना माइंड यूज़ करें। कंस्ट्रक्टिविज्म काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, और ये काइंड ऑफ हमारे पास गाइडेड डिस्कवरी भी है। हमें पूरी गाइडेंस दी गई है, अब हमें एक नई क्लासरूम खुद बनानी है। शेयर योर व्यू पॉइंट्स कि आपको क्या लगता है ये किस तरीके का है टीचिंग मेथड, और फिर हम लोग अपने अपने कमेंट्स में शेयर करते हैं अपना अपना क्लासरूम स्ट्रक्चर बना के। सो मीट यू सून। मैं भी अपना क्लासरूम स्ट्रक्चर बना के कमेंट्स में शेयर करूँगी, आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।